Assalamu alaikum. This is Aisha Shafi and you're watching G Sports Spaces Special 2026, and again it was a double header in the HBL PSL. In the first game Karachi Kings defeated Quetta Gladiators और इसी के साथ क्वेटा की जर्नी PSL में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अगला मैच हुआ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेट से हरा दिया है। तो इसके साथ साथ जो कराची किंग्स की एक मेहनत थी उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया है। ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने खुशखबरी सुना दी है फैंस को, एंड ही सेड दैट फैंस कैन सी द फाइनल मैच इन द स्टेडियम। इसके अलावा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं वसीम जाफर, ही ऑल्सो सेड बाबर आजम इज़ ओवर हाइप, क्योंकि ये बात तो बहुत दफ़ा देखने में और सुनने में आई रही थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान T20 स्टार्स डिडंट परफॉर्म वेल इन दिस HBL PSL। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन एंड मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। एंड साथ में मुझे ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं। इनकी वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको स्पॉटलाइट मिली, जिसमें यूनुस खान, शाहिद खान अफरीदी, हसन रजा एंड मैनी मोर शामिल हैं। सर, आई ऑल्सो वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। सो असगर मुझे जी सर, थैंक यू। असगर मुझे बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स ने तो आज वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं। कराची की मेहनत भी रायगा चली गई, साथ में कोयटा भी बाहर हो गया है PSL की दौड़ से। हाँ, बहरहाल बिल्कुल मैच सही कहा तो आपने। बहुत अच्छा हुआ। कोयटा तो बाहर अब हो ही ये गया तो एक था और बात पहले ही हो गया था, लेकिन आज कराची किंग ने जो मेहनत की थी कि फाइनल फोर में रहने के लिए, अब वो भी बाहर हो गई और लाहौर कलंदर इन हो गई है। लेकिन लाहौर कलंदर को अपनी जगह पक्की करने के लिए इंतजार ये भी करना पड़ेगा कि कल जो भी टीम जीते, हैदराबाद और विंडीज के में जो भी टीम जीते, तो खासकर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ कि अगर हैदराबाद अगर जीते तो उसका रन रेट जो है वो क्लिक ना करे और वो लोएस्ट रन रेट पे ही जो है मैच जीते, ताकि लाहौर का जो चांस है और जो मौका मिला है वो बरकरार रहे, क्योंकि लाहौर का रन रेट इस वक्त जो है इन तीनों टीमों से बहुत बेहतर था और यही वजह है कि लाहौर ने जो है फाइनल फोर में कदम रखा, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि आज के मैच में लग नहीं रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैच जीतने के लिए खेल रही है। मुझे इसके बॉलर्स और उसकी फील्डिंग पर बड़े तहफ्फुज़ात हैं। हाँ। मुझे नहीं लगा कि आज वो जो 9 मैच कंटिन्यू जीतती हुई टीम आ रही थी, नाकाबिले शिकस्त टीम थी, आज वही पेशावर ज़ल्मी खेल रही थी। हाँ। मुझे तो इस पर ज़रूर तहफ्फुज़ात हैं। अच्छा अनवर साहब, आपको क्या लगता है कि असगर की तरह आपको भी पेशावर ज़ल्मी की जीत पर खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें, आज के मैच की जो पोजीशन थी और जिस तरह पेशावर का मोमेंटम सेट था और सारे मैच जीते हुए चले आ रहे थे, तो जिस तरह भी अकबर ने ये बात कही है तो वो ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज और मतलब जो उनका अंदाज था वो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब कि मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं या उनकी कोई एफर्ट्स नजर आ रही है। तो ये एक बहरहाल इसमें कोई शक व शुबहात वाली बात मैं तो नहीं कह सकता, मगर मुझे जो नजर आया वो ऐसा लगा जैसे अनबिटन टीम, वो जो मतलब लाहौर की पोजीशन इतनी कोई खास नहीं थी, मगर वो आज मैच जीतने के बाद एक बात बहुत मतलब जो उनको मैं समझता हूँ कि कराची वालों के लिए जो एक बात हुई, वो कराची की टीम जो है वो बाहर हो गई। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। एंड असगर, यही तो पेशावर की गालिबन टीम थी ना जिसने लास्ट मैच में 76 रन से हराया था। एंड आज आपने देखा होगा कि बाबर आजम बॉल को लेकर भी ज़्यादा खुश नहीं थे, एंड ही वाज लाइक कि अंपायर बार बार बॉल चेंज कर रहे हैं। तो एक ये भी सवाल सोशल मीडिया पर है कि क्या वजह है कि लाहौर कलंदर्स के मैच में ही बार बार बॉल चेंज हो रही होती है? देखिए, अब सोशल मीडिया तो एक चीज को पीछे जब पड़ जाता है तो वो उसको कंटिन्यू उसको उसी पे लगा रहता है, क्योंकि वो तो अपने चीजों को देख रहा होता है कि उसको जो है रेटिंग कहाँ से मिलेगी। लेकिन बॉल को देखने का दूसरा एंड ये भी हो सकता है कि शायद ड्यू फैक्टर भी था, जिसकी वजह से शायद वो बॉल जो है खराब हो रही थी या बॉल बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रही थी। हाँ। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि बाबर जो है अपनी बॉलिंग को और अपनी फील्डिंग को क्यों नहीं देख रहे थे। उनकी जिस तरह से कैच ड्रॉप हुए, जिस तरह से मिस फील्डिंग हो रही थी और जो बॉलिंग उनकी हुई है, तो उस पर बड़े जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नॉन सीरियस वाली बात लग रही थी। लेकिन खैर मैं अपने
अनवर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मैच हुआ और ग्राउंड में गए, खेला और खेलने के बाद रिजल्ट तो किसी एक के हक में आना ही होता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड ना ब्रेक होता और ये कंटिन्यू जो है अनबीटेड जो है वो चले जाते फाइनल फोर में हम्म। पेशावर, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अच्छा होता और ज्यादा उनके लिए हौसला अफजा भी रहता, क्योंकि इस बार जो सितारे हैं और जो उनके परफॉर्मेंस है तो वो भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद फाइनल कहीं पेशावर ज़ल्मी ही ना ले जाए। तो बेटर था कि वो लाहौर को शिकस्त देते हुए जाते, लेकिन लाहौर की जो बैटिंग की हम्म। पॉलिसी रही, जो स्ट्रेटजी रही, खासकर जो फखर का इसमें किरदार रहा, जी। वो बड़ा शानदार रहा और उन्होंने एक ऐसे बीटर का रोल अदा किया कि जो ऐसे मौके पे जो है मैच को लेके चलते हैं, अपनी पोजीशन को भी बचाते हैं, एक सही। विकेट एंड अच्छा भी ठीक है रोकते हैं। असगर, डिस्पाइट द पुअर बॉलिंग लाहौर कलंदर ये मैच जीत चुका है और जाहिर है आपने जिक्र किया फखर जमान का, जब वो खड़े होते हैं तो चांसेस वैसे ही बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं आपकी जीत के लिए। अनवर साहब, लेकिन जीत पे तो हमने काफी बात कर ली है, लेकिन आप क्या समझते हैं जो कराची किंग्स के साथ आज हुआ कि इतनी मेहनत भी की लेकिन उसके बावजूद भी टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या डेविड वार्नर इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, आप इसमें जिम्मेदारी किसी एक प्लेयर को या कप्तान को या किसी को नहीं दे सकते हैं। असल में ये जो मैच होता है या जो भी होता है उसमें टीम एफर्ट्स होती हैं। हाँ, कहीं कहीं डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं जो कप्तान की जिम्मेदारी होती है हार और जीत में, जो कि एक मैनेजमेंट और जो एक टीम का जो थिंक टैंक होता है उसकी होती है। मगर मैं ये समझता हूँ जिस तरह का जो मैच हुआ है, तो बज़ाहिर कराची जो मैच जीता तो ऐसा लग रहा था कि शायद कराची के चांसेस हैं ये फर्स्ट फोर में आ जाएंगे। मगर आज वो जो चांसेस है वो उन्होंने बिल्कुल जो है ना उसका मतलब कि वो एग्जिट लाइन में आ गए। और अब वो जिस तरीके से मुल्तान ये सारे मैच जीतने के बाद आज जो मैच हारा है ना, तो ये तमाम ज़ाहिर सोशल मीडिया और जितने भी पंडित ऑफ क्रिकेट हैं वो इससे और भी तबसरा करेंगे। जो मैंने और असगर ने जो बात की है, जिस तरह से वो एक एफर्ट नजर नहीं आ रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई ऐसे मैच जीतने के लिए, क्यों कि उनकी तो जगह पक्की हो चुकी थी। वो तो अच्छा। अनबिटन चले आ रहे थे, उनका जो हार से उन पे फर्क नहीं पड़ना था। मगर उनकी हार से कराची की टीम को बहुत बड़ा एक झटका लगा है, जो कि वो रेस से आउट हो गए हैं। अब लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। अब जो हैदराबाद का मैच भी है वो भी ये देखना है कि वो मैथमेटिकली वो जो मैच जीतते हैं तो किस रन रेट से जीतते हैं और क्या करते हैं। वो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द नेक्स्ट मैच क्या होता है। मगर एक बात आया हो गई है कि कराची इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। एब्सोल्युटली सर, आपने अच्छा तज़किया पेश किया है असगर, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि ये कहा जा रहा है ये कराची किंग्स ने आज बाबर आजम को बड़ा मिस किया है। देखिए, मैं वही बात कहूंगा कि सोशल मीडिया की बात तो फिर आप रहने देना। वो अच्छा। तो बगैर किसी इंसान के अपने हिसाब से अपने चीजों को देख रहे होते हैं। और कराची किंग बाबर आजम को क्यों मिस करेगी? आप मुझे बताएं कि कराची किंग की इतनी भी खराब परफॉर्मेंस तो नहीं है कि हम उसको बिल्कुल टल्ले लगा दें। ठीक है, फाइनल फोर के लिए कोशिश की, पॉइंट्स भी 10 हासिल किए, और उसके अगर अगर टल्ले ही लगाना है तो फिर कोयटा को क्यों नहीं लगा दें, हैदराबाद को क्यों नहीं लगा दें और पिंडीज को क्यों नहीं लगा दें? तो ये टीमें क्या कर रही थी, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही यहाँ पे, या इनके जो बीटर थे उन्होंने क्या किया, इनके कप्तानों ने क्या किया? कराची किंग ने बाबर को खुद ही अपने पास से अलग किया था, बाबर तो अलग नहीं हुआ था। ये तो कराची किंग का अपना फैसला था। और पेशावर ज़ल्मी ने उसको जब शेक हैंड किया है तो अब तक उन्होंने जो है उससे हाथ मिला के रखा और उसे साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, बाबर जो है नाकामियों की भंवर में फंसे हुए थे, आस्ते आस्ते स्ट्रगल करते हुए 2-2.5 साल लगे उनको। तो डोमेस्टिक सतह पे तो हम ये देख रहे हैं कि अब वो भंवर से निकल आए। अब देखना ये है कि बाबर इंटरनेशनली सतह पे क्या इस भंवर से निकल सकते हैं, निकल पाते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या वो कोशिश करते हैं इस हवाले से। क्योंकि डोमेस्टिक में तो बात समझ में आ जाती है कि चले ठीक है, आप बाबर की परफॉर्मेंस आ गई, बाबर की वजह से पेशावर की विनिंग पोजीशन पे भी बड़ा असर पड़ा, और जो मैचेस पेशावर ने जीते हैं उसमें बाबर का अपना एक वाइटल रोल है इस सीजन में। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाबर खुद जो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जब जा रहे हैं तो आगे वो क्या करते हैं, जो आगे बांग्लादेश भी है, आगे जो है अदर सीरीज भी है, आगे वर्ल्ड कप आईसीसी भी है। तो देखना यही होगा कि अब बाबर अपने आप को कहाँ जो है अपने आप को कहाँ सेट करते हैं और क्या उनकी अपनी प्लानिंग होती है। क्योंकि बहुत हो गया, अब बाबर को इंटरनेशनल सतह पे परफॉर्म करने की जरूरत है। और हम सब ये चाहते हैं कि बाबर क्रिकेट खेले, बट परफॉर्मेंस के नाम पर खेले, सोशल मीडिया के नाम पर ना खेले, अपने फॉलोवर्स के नाम पे ना खेले, एक हवा बनाकर, एक हाइट बनाकर ना खेले। वो एक अच्छा बीटर है, उसको अपने बलबूते पे खेलना चाहिए, अपने बैट से हर एक को जवाब देना चाहिए।
ठीक है अनवर साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज इन दी पास्ट बाबर आजम ने ही कराची किंग्स को चैंपियन बनाया था। देखिए बात है, वो तो एक माजी का एक हिस्सा हो गया। अभी हमें ये देखना है कि करण जो जिस जगह से खेल रहे हैं वो उसके लिए क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पिछले 2-3 मैचों में उन्होंने थोड़ा सा जो है ना अपने गियर चेंज किए हैं, तो वो इस अप टू द मार्क खेल रहे हैं। मगर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पीएसएल जो है हमारी एक लोकल क्रिकेट ही है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का इसके ऊपर नहीं है। मगर जो असल जो परफॉर्मेंस होती है जब आप इंटरनेशनल मैच जब खेल रहे होते हैं अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज के खिलाफ, और उसमें भी अगर आप इसी तरह परफॉर्मेंस देते हैं और अगर आप अपने मुल्क से बाहर इस तरह की बैटिंग करते हैं, तो मैं इसमें जरूर थोड़ा सा एप्रिसिएशन बाबर को जरूर दूंगा कि उन्होंने पिछले 3-4 मैचों में बहुत अच्छी बैटिंग की है। आई होप कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है। हमारा या असगर का या दुनिया वालों का जो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो उनका स्ट्राइक रेट था, उनकी बैटिंग पे क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं हुआ। वो एक पाकिस्तान के मुस्तनद बैट्समैन और एक पाकिस्तान के प्रीमियर और बहुत अच्छे बैट्समैन है। उनकी बैटिंग पे कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा या जो XYZ जो भी क्रिकेट के जो भी एक्सपर्टीज हैं वो सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट पे बात करते थे, क्योंकि वो हमारे लिए एक हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई खुशाइन बात कभी भी नहीं रही है कि उनकी वजह से पाकिस्तान टीम कभी जीती हो। सर लेकिन जो उनका तर्जे अमल है ना क्रिकेट खेलने का, उसमें तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। ठीक है उन्होंने एक सेंचुरी जरूर स्कोर की है, लेकिन अभी भी उनको लेकर जो खासकर इंडियंस हैं ना, कुछ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो ओवर हाइप का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ना जाने वो तंज कर रहे हैं या बाबर आजम को प्रेस कर रहे हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back to Nub. So former Indian cricketer Wasim Jaffer said Babar Azam is overhyped and comparing him with Virat Kohli put some extra pressure on him. असगर क्या लगता है आपको, क्या वसीम जाफर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम इतने अजीम खिलाड़ी नहीं हैं और वो ओवरहाइप्ड हैं? आप इससे अग्री करेंगे? बाबर हमारा स्टार है। अगर उसको बैट पे कुछ पे आता है तो उसका ये मकसद किसी को भी हासिल नहीं है मुझ समेत कि हम उसके लिए कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें या उसकी शान में कुछ ना दें। हमारा क्रिकेटर हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सही को सही, गलत को गलत करे, बैट परफॉर्मेंस पे गलतियों की निशानदेही करे। अगर वो बहुत ही हाई फाई क्रिकेटर है तो फिर अपने जूनियर को जो है कोई अच्छा मशवरा दे दे। लेकिन इस तरीके से तर्जुमे करना, इस तरह के जुमला जो है वो जेलिसी की बू आती है। इससे वो रिवायती अंदाज सामने आता है जो कि इंडियंस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए आजकल अपना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वसीम जाफर भी उसी कश्ती में सवार है जिसमें यूसुफ पठान और उनके भाई सवार हैं। मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं होता कि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने कम वक्त में दुनिया में अपनी जगह बनाई है। ये जो बीच का 2-2.5 साल रहा वो उसमें जरूर बैट पैच आया उस पर और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, आईसीसी के इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाए अगेंस्ट खासकर इंडिया। लेकिन उसकी जो रिकॉर्ड्स है बाबर के, उसको किसी भी तरीके से आप जुटला नहीं सकते, ओवररूल उसे नहीं कर आंखें सकते। नहीं हाँ चुरा सकते। लेकिन वो एक रिकॉर्ड, एक हकीकत ठीक है। है तो मैं असगर समझता हूँ आपका आंसर आ गया है। अनवर साहब क्या ऐड करना चाहेंगे आप कि ओवर हाइप कहा जा रहा है बाबर आजम को? बात नहीं है, जो बात यह है कि इंडियंस जो वसीम जाफर हैं, अगर बात ये कि उनको इस बात की इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, वो इसी उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बाबर आजम को और मसद अपने विराट कोहली को हमारे को कंपैरिजन हम नहीं करना चाहते। डेफिनेटली बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है टॉप क्लास है, मगर बात ये कि हम अपने पाकिस्तान के प्लेयर को अपने बाबर आजम को अंडररेट नहीं कर सकते। वो भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रेड बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और उसका वे ऑफ प्लेइंग भी बहुत अच्छा है और वो पाकिस्तान का प्रीमियर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। जहाँ तक उनकी बात है, उसके मैचेस देखें आप कितने हैं और वहाँ की जो मीडिया भी है और जो भी है वो उसको हाइप देते हैं। विराट कोहली को देना चाहिए, मगर हमको भी अपने सॉरी प्लेयर को टू कभी इंटरप्ट यू सर, अभी नहीं मुझे करना क्विक चाहिए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून विद अस।
वेलकम बैक जनाब। एंड एज वी ऑल नो द ईरान अमेरिका इशू, जिसके बायस गाहे बगाहे ब्रेकिंग जारी होती हैं और हमें क्विक ब्रेक लेना पड़ रहा था। तो असगर मेरे साथ ही मौजूद हैं। असगर, बताइएगा कि बाबर आजम से मुतालिक हम ये देख रहे हैं कि क्या अब उनकी तारीफें इसलिए हो रही हैं ताकि कुछ व्यूज सोशल मीडिया पे कमाए जा सके, बिकॉज जाहिर है बाबर अब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए, ज़रा बात यह है कि जब कोई प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो फिर उसी हिसाब से बात की जाती है, और जब कोई परफॉर्मेंस दे, तो खुले दिल से उसका एतराफ़ भी करना चाहिए। और यही हमारा काम भी है। हम ज़ातियात पे बात नहीं करते, और ना ही किसी प्लेयर को या किसी भी शख्स को किसी के अगेंस्ट उसके ज़ाती चीज़ों पे बात करने का हक हासिल है। बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा था, आप भी कह रही थी, हम भी कह रहे थे, हम सब उसकी चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे, कहाँ गलती हो रही, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अब अगर बाबर परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि सीनियर से मुशावरत कर रहा है। अगर मिसबाह के साथ वो टच में है और मिसबाह के मशवरों पे अमल कर रहा है, या ज़हीर अब्बास के मशवरों पे उसने अमल किया है, तो मेरे ख्याल है कि फिर उसको हमें बाबर को क्रेडिट देना चाहिए कि आखिर वो बिल आखिर सीनियर्स के पास गया, सीनियर से उसने मशवरा किया, अपनी गलतियों पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है, और परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब सिर्फ मसला आ जाता है इंटरनेशनल सतह पे। तो बाबर अगर इंटरनेशनल सतह पे परफॉर्म करता है, तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ कि बाबर कप्तानी से परहेज करे। वो ऐसे ही समझे जैसे डॉक्टर ने कप्तानी उसके लिए ममनुआ दवाई करार दे दी है। अगर वो इस बात पे अमल करता है, तब तो बाबर आगे चलेगा, क्योंकि हमने वक्त से बहुत पहले बाबर को कप्तानी देकर उसके क्रिकेट के उसके कैरियर से हम खुद खेले हैं। तो अब हम सब ये चाहते हैं कि अब पीसीबी ऐसा कोई फैसला ना करे, और ना ही बाबर इस हवाले से हामी भरे। अगर बाबर कप्तान नहीं होगा, तो उसकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होगी, हाँ, उसकी वही इज्जत होगी, वही चीजें उसके साथ होंगी जो वो कप्तान होते हुए भी उसका रिस्पेक्ट होती है। तो हाँ। मेरा ये मशवरा है बाबर को, और मुझ जैसे हजारों लोगों का, लाखों लोगों का ये मशवरा है कि बाबर अपनी बैटिंग को फोकस करें, कप्तानी की तरफ ना जाए। हम्म। आगे आपका फ्यूचर है, आपके पास अभी 4-5 साल है, आप क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बीटर की तो उम्र वैसे भी ज्यादा होती है। अब यूनुस भी हमारा खेला है अपनी एज से ज्यादा, और फिर मिसबा खुद हमारे 41-40 साल तक खेलते रहे हैं। तो बीटर की तो एज बहुत ज्यादा होती है, वो हम्म। अपने परफॉर्मेंस से आगे जा सकता है। तो मेरा ये मशवरा है कि बाबर रिकॉर्ड्स पे तवज्जो दें, वो मुखालफिन के रिकॉर्ड को अपने पैरों तले रोन डालें, हम्म। लेकिन कप्तानी की तरफ ना देखें। सही। तो बाबर के अलावा भी एक बुक्स है भारतीयों को, और वो बुक्स है जनाब पाकिस्तान से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब स्काई यानी सूर्या कुमार यादव की जो वाइफ हैं दिविशा शेट्टी, वो भी मैदान में आ गई हैं, और वो कह रही हैं कि नेवर फॉरगेट पहलगाम एंड नेवर फॉरगिव पाकिस्तान। ये उनको उस वक्त याद नहीं आया जब एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया के 3 बार मैचेस हुए और सूर्या कुमार यादव कैप्टन थे। देखिए, बात ये है कि भाभी हैं वो, और जाहिर है हमारे एज ए क्रिकेटर की बीवी हैं, तो हमारे लिए भी वो भाभी का ही रिश्ता रखती हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाभी जी, 10 मई को कभी ना भूलना, और ये हम्म। याद रखिएगा कि 9 मई को हम कुछ नहीं कहते, और 10 मई को हम सब तहस नहस कर देते हैं। तो बस इतना ही कहूंगा, आपके लिए इतना ही मैसेज है कि आप बलगाम को भूलें या ना भूलें, पाकिस्तान को भूलें या ना भूलें, मुझे यकीन है कि ता कयामत आपके आने वाली नस्लें 10 मई को नहीं भूलेंगी। हम्म। और आप और आपके साथ तमाम इंडियंस की माएँ हम्म। अपने बच्चों को घरों छुपा के रखेंगी कि बच्चों सो जाओ, वरना शाहीन आ जाएंगे। तो 10 मई को नहीं भूलेंगे आप। लेकिन ये तो डुअल स्टैंडर्ड है ना। उनको चाहिए था अपने शौर्य नामुराद को वो जरा रोकती, उन्हें कहती हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना है। क्या उन्होंने भी मोदी के ट्रैक को फॉलो किया है? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब उनके शोहर अगर खेले हैं और वो कप्तान भी रहे, तो हम्म। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो खेल की बातें थी। लेकिन अगर बातों को कुरेदा जाएगा और चीजों को दोबारा रिपीट करने की कोशिश की जाएगी, तो जवाब तो मिलेगा। अब मामला चूंकि हमारी तरबियत में नहीं है कि हम ज्यादा जो खवातीन की चीजों को जवाब दें या उन पे बोलें, तो मैंने जो कहना था वो मैंने कहा। हम्म। मेरा मैसेज इंडिया तक जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि भाभी जी तक भी जाएगा, और वो फिर अपने बच्चों को भी वो मैसेज देंगी कि देखो बच्चों, भूलना नहीं है 10 हाँ। मई, और वैसे भी 10 मई आने वाली है। नहीं, वैसे उनको चाहिए ना कि वो अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर और आईपीएल में जो कुछ हो रहा है इस पे भी बात करें, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि वो मुंबई इंडियंस की जो कैप्टेंसी है उसमें तिलक वर्मा को ला रहे हैं, हार्दिक को हटा रहे हैं। तो इस पे भी कुछ सेंटिमेंट्स का इजहार कर दें और छोड़ दें पाकिस्तान की जान, छोड़ दें पीएसएल की जान। देखिए, बात यह है कि वो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि यहाँ आप ये समझ लीजिए कि
10 मई के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट जो जेलसी पैदा हुई है इंडिया के अंदर, और खास के इन जैसे लोगों में जो कि नहीं चाहते हैं कि क्रिकेट की बुनियाद पर, खेल की बुनियाद पर दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो, तो ये लोग इस तरह की बातें खुद प्रेरते हैं, खुद चाहते हैं ऐसा करना। यकीन जानिए आईपीएल की इंटरनली जो कहानियां हैं बहुत गंदी और बहुत खराब हो चुकी है। वहां प्लेयर भाग रहे हैं, वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायकीन आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे पिचेस का मसला खड़ा हो गया, वहां पे दीगर इश्यूज आ गए हैं। जबकि इंडिया में तो ये तक हुआ है कि एक साइड मैच में ग्राउंड में बुलडोजर लेके जो है वो बंदा आ गया और उसने पूरे ग्राउंड की ऐसी की तैसी कर दी, पिच को जो है ना उसने उखाड़ दिया है। तो इंडिया में तो इस वक्त खेल जो है वो खेल नहीं रहा है। लेकिन सही। अलमिया ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट को ये तौफीक ही नहीं है अच्छा, कि वो पॉलिटिक्स को और असगर स्पोर्ट्स को अलग कर असगर टाइम सके। जरा कम है, एक और सवाल भी है मेरा। एक तो देखें कि सूर्यवंशी है, दुनिया को एक नया क्रिकेट स्टार मिल रहा है, तो पाकिस्तान तो उसको भी प्रेस कर रहा है, उसकी भी तारीफ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सूर्य की कैप्टेंसी को लेकर थोड़े मामला गर्म चल रहे हैं एंड शायद उनकी कप्तानी जाने वाली है, उनको बचाने के लिए नेशनलिज्म को उभार रही है उनकी वाइफ। देखिए, सूर्या की कप्तानी अगर जाती है तो मेरिट पे ही जाएगी, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस इतनी शानदार या बहुत ही आला दर्जे की तो नहीं रही है। एक आध मैच में मैं उनकी पर्सनल कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ। एज ए कैप्टन तो जाहिर है उन्होंने जीता है, वर्ल्ड कप भी जीता है और एक क्रेडिट तो उन्हें वहां पे जाता है। लेकिन एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वो सूर्या की ऐसी नहीं है, ना ही वर्ल्ड कप में इतनी शानदार रही कि हम उसको कहें कि ये आउट क्लास परफॉर्मेंस रही, ना उससे पहले उनकी आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। तो हाँ। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कप्तानी को लेकर कोई फैसला करता है तो वो मेरिट पे होगा, उसमें कोई इसमें शोर शराबा करने की या उसको दूसरा रुख देने की जरूरत नहीं है। वो उनके इंटरनली मैटर है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेहतर चलिए जानता जी, है कि वो उनकी तो इनका कप्तानी। इंटरनली मैटर है, लेकिन अभी जो मैटर हमें डिस्कस करना है ना वो है शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर अब बहुत सारे उठ गए हैं। तो अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक नजर डालेंगे शाहीन एंड हारिस की परफॉर्मेंस पर भी। वेलकम बैक जनाब। सो हारिस एंड शाहीन की पुअर एंड पैथेटिक परफॉर्मेंस जारी रही है, लेकिन हैरत इस बात की है कि इस परफॉर्मेंस के बाद भी लाहौर कलंदर्स जीत जाता है। तो अनवारुल हक साहब मुझे बताइएगा कि शाहीन हो और हारिस हो, उन्होंने कसम खाई हुई है कि आखिर के जो 3 ओवर्स हैं अपनी टीम के लिए उन्हें मोस्ट एक्सपेंसिव बनाना होता है, लेकिन इस बॉलिंग स्पेल्स के साथ आप समझते हैं कि एक को ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए और दूसरे को टीम के अंदर खिलाना चाहिए। देखिए जरा आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जैसी इनकी परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से तो ही नेवर डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 साल से एक तो इंजरी का शिकार हैं, उनको जबरदस्ती टीम के अंदर फिट इन किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो पीछे के बॉलर्स हैं उनके साथ, यंगस्टर्स के साथ एक बड़ा नुकसान है। इसमें पाकिस्तान के जो थिंक टैंक सेलेक्टर्स हैं उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आया एक आदमी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, अगर वो उनको ड्रॉप कर दिया जाए तो कोई पाकिस्तान पे कोई बड़ा अजाब नहीं आ जाएगा। तो लिहाजा ये सब चीजें आप मद्देनजर रखें। जो पाकिस्तान के लिए सुटेबल क्रिकेटर्स हैं, सुटेबल फास्ट बॉलर आपके बैकअप लाइन में बहुत सारे आ चुके हैं। अब आपका वक्त है कि आप उनको मौका दें। ये अपनी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल चुके हैं और उनकी फिटनेस प्रॉब्लम जब से आई है, जब से पाकिस्तान के लिए ये खातिर खौफ कामयाबी तो नहीं दिलाई है, बल्कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा आखिर के ओवर में भी और उसने भी मार खाई है। अच्छा असकर, मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि फैंस तो बड़े नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि हारिस के और शाहीन के लाहौर कलंदर्स में होने के साथ साथ लाहौर कलंदर्स को किसी ओपोनेंट की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो लाइकिंग वाला मामला है, ये उनकी वो गलत नहीं कह रहे ज़ारा। आप ये देखें कि आज भी जहां लाहौर की टीम जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उसमें हारिस का और शाहीन का किरदार तो वाज़ेह है ना। कहाँ अगर 170 रन जो है अगर टीम बुक हो रही थी तो इनके ओवर्स की वजह से वो 200 पे चले गए और टारगेट 200 का हुआ और आखिरी ओवर में हारिस ने मेरे ख्याल 21 रन दिए हैं और अगर टोटल देखा जाए तो मेरे ख्याल 42 रन 4 ओवर में दिए हैं। इसी तरीके से शाहीन कभी जो है 9 रन का जो है वो औसत रही है फी ओवर की।
तो बेशक 2-2 विकेटें तो ली इन्होंने, हाँ। लेकिन जो असल काम है कि टी20 में रन रोकना, तो ये इन दोनों की बस की अब बात नहीं सर रही है। लेकिन इन दोनों हारिस के ने पास आखिरी ओवर में 22 रन दे दिए। आप मुझे बता दें, दिल को रोएं या जिगर को पीटें, क्या करें? ना दिल को रोए ना जिगर को पीटे और ये फरियाद करें कि जो समीन राणा है और राणा ब्रदर्स हैं, वो जो है हारिस पे से अपना हाथ हटा लें और इसको घर भेज दें, क्योंकि हारिस को अब मैं कहता हूँ बबलू, जिस तरीके से उसकी बॉडी बनती चली जा रही है और जब वो सब दिखाया जाता है तो हारिस और बबलू में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम्म। तो बबलू जो है वो अब यही परफॉर्मेंस देने के लिए रह गया है, 4 ओवर का भी बॉलर नहीं रहा है, वो 2 ओवर करा ले तो बड़ी बात है, बड़ी नवाजिश है उसकी। तो मेरा ख्याल है राणा ब्रदर्स अगर इसमें से हाथ हटा लें तो फिर हारिस की अब जरूरत रहती ही नहीं है। देखिए अभी में 2 बॉलर्स को हमने जब देखा है, एक तो अली रजा है, दूसरा उबैद शाह है। अगर फास्ट बॉलिंग में किसी को ग्रूम करना है तो इन दोनों को ग्रूम किया जाए, इन दोनों को मौके दिया जाए, ये हमारे लिए अच्छा फ्यूचर साबित हो सकते हैं। खासकर अली रजा 150 की स्पीड से गेंद कर रहा है और उसको वो मौके ही नहीं मिलते, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही जिसका वो हक रखता है, या उसके साथ वो ट्रेनिंग वो सेशन ही नहीं हो पा रहे जिसके लिए उसको जो है तैयार किया जाए। तो मेरा ख्याल जी। है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पीएसएल में से अगर फास्ट बॉलर्स निकालना चाह रहा है इस सीजन 11 में से, तो इन 2 को देखे, इन 2 पे काम करे तो पाकिस्तान को एक अच्छा हाँ। टैलेंट मिल सकता है। फिर अली रजा जो जिसकी स्पीड 150 है, तो हम्म। आगे हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, जी तो हम क्यों ना अली रजा पे काम करें। ठीक है असगर, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन अनवर साहब आप नहीं समझते कि फास्ट बॉलिंग के साथ साथ हमें जरा क्वालिटी स्पिनर्स भी चाहिए? बिकॉज जो हमारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उस्मान तारिक हो गए या फिर अबरार हो गए, वो भी काफी नाकाम नजर आए हैं और एक ने 302 रन दिए हैं, एक ने 331 रन दिए हैं। अनवर साहब देखिए बात है कि वो जो मिस्ट्री स्पिनर्स है, तारिक की जो बात कर रही हैं, वो शुरू में जब आए थे तो लोग उनके एक्शन से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, वो उसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए थे। जब उन्होंने उनके जो थिंक टैंक ने उनकी जब रील उठा के देखी है या देखा है, तो सारे क्रिकेटर्स सब चीजें चेक कर होते हैं। अब उसके बाद हुआ ये कि जब वो पॉज करते हैं तो हमारे जो प्लेयर जो बैट्समैन है, जो टॉप क्लास बैट्समैन, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, वो बॉल का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि उनके ऊपर इतने रन बने हैं कि वो जो एक हवा था वो खत्म हो गया। जहां तक अबरार की बात है, अबरार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पहले दी थी। आपने उनको 2 जो बड़े वर्ल्ड कप हुए थे उसमें सिर्फ उनके नूरे नजर है शादाब खान को ये टीम के अंदर लेके गए और उसको ड्रॉप कर दिया गया है। तो लिहाजा ये जो फेवरिज्म जो ये लाइक माइंडेड लोग जो बैठे हैं, ये क्रिकेट के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस 6 मैच में 36 आउट किए थे उसने, राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार ने, मगर उसके साथ आपने जो रवैया अख्तियार रखा था वो नाकिस था। तो लिहाजा जिस तरह अभी असगर ने कहा है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, तो आप किस तरह लड़कों को ग्रूम करेंगे? जब तक ये मौका नहीं देंगे, उनको खिलाएंगे नहीं, तो लिहाजा और बिल्कुल सर, इनफैक्ट रमेश राजा ने भी यही बात की है कि अली रजा को स्क्वाड में होना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि अगर उन्हें नहीं दिखाता तो एटलीस्ट वो देखेंगे कि नाहिद राना किस तरह से बॉलिंग करवा रहे हैं। तो एनी हाउ असगर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुफियान मुकीम पे काम करने की जरूरत है, उसको मौके दिया जाए। अगर अबरार नाकाम हो रहा है तो सुफियान उसका बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, लेकिन पता नहीं शादाब को खुश करने के लिए कब तक ये कहानी चलती रहेगी और सुफियान को हम कुर्बान करते रहेंगे। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि पसंद नापसंद की वजह से ही आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं कि अब ग्रुप स्टेज से ही हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बाहर हो जाते हैं। सो एनी हाउ कल लास्ट ग्रुप मैच खेला जाएगा इन द HBL PSL और उसके बाद मामला जाएगा प्ले ऑफ एंड एलिमिनेटर्स एंड फिर फाइनल की तरफ। तो असगर अजीम और अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।